मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है, कि लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज अपनी क्लास रहने वाली है राजस्थान जीके के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम 3 से 4 घंटे की आज की क्लास चलने वाली है, तो बस क्लास में एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास आपके लिए होने वाली है। तो शुरू करते हैं साथियों आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को। पीडीएफ अगर आपको इस क्लास की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां आप मुझे फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूं। बाकी जगह आपको जवाब मिले या ना मिले, इंस्टाग्राम पे आपको जवाब जरूर मिलेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा किस तहसील से गुजरती है। साथियों, आपने जिलों का प्रश्न तो बहुत बार देखा होगा कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिलों से गुजरती है। तो आज प्रश्न है कर्क रेखा राजस्थान की किस तहसील से गुजरती है। पहला ऑप्शन है चिखली, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है कुशलगढ़ और चौथा है लावा। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और मैं इसका राइट आंसर आपको बताते हुए जाऊंगा। ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि ये व्याख्या करने का समय नहीं है, ये समय है एग्जाम को क्रैक करने का। और इसका मैं आपको पूरे 500 प्रश्न है वो अभ्यास करवाऊंगा, तभी आपको है एग्जाम के नज़दीक आप जा पाओगे। और बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुशलगढ़। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील है, वहां से राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है और डूंगरपुर जिले के चीखली गांव से गुजरती है। गांव का पूछे तो चीखली हो जाएगा, तहसील पूछे तो कुशलगढ़ हो जाएगा। चलिए साथियों दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी मैं आपकी क्लास लेने वाला हूं। अब दूसरा सवाल है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले की लगती है। साथियों, अंतर्राज्यीय सीमा यानी दूसरे राज्य से कौन से जिले की सीमा है वो सर्वाधिक लगती है। बाड़मेर की है, गंगानगर की है, झालावाड़ की है, बांसवाड़ा की है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, इसका राइट आंसर आपको जल्दी से बताना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों झालावाड़, और वो लगती है मध्य प्रदेश यानी एमपी राज्य से। कितनी लगती है साथियों, 560 किलोमीटर लगती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है। लंबाई चौड़ाई यानी उत्तर दक्षिण की लंबाई और पूर्व पश्चिम की चौड़ाई के मध्य अंतर कितना है, यानी दोनों लंबाइयों आपको पता होगी तभी आप अंतर निकाल पाओगे। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर हो जाएगी। पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई मानी जाती है, लंबाई भी आप उसको भी कह सकते हो, तो 869 हो जाएगी। तो इसके मध्य का जो अंतर है वो साथियों हो जाएगा अपना 43 किलोमीटर, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। टी.एच. हेडले ने राजस्थान की आकृति बताई। टी.एच. हेडले ने राजस्थान की आकृति कैसी बताई है। पतंगाकार, त्रिभुजाकार, चतुष्कोणीय या कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। टी.एच. हेडले ने राजस्थान की आकृति कैसी बताई है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा मेरे भाई बहनों। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पूरे 500 प्रश्न है, तो लास्ट तक क्लास में बने रहना है। क्लास को एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा सारे ग्रुप्स में, ताकि अपने बाकी वाले भाई बहन हैं वो भी जल्दी से जुड़ जाएंगे। साथियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कितनी तहसीलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान की कितनी तहसीलों की सीमा। जिलों का प्रश्न आपने सुना होगा साथियों, 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। और 4 जिलों की कितनी तहसीलें हैं साथियों, तो 12 तहसीलें हो जाएंगी। 12 तहसीलों की सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान की 12 तहसीलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा आज का। राजस्थान का न्यूनतम बिंदु कौन सा है। राजस्थान का उच्चतम बिंदु आपने सुना होगा गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन यह नहीं सुना होगा कि राजस्थान का न्यूनतम बिंदु कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील, यानी सबसे जो न्यूनतम बिंदु है वो सांबर झील है और उच्चतम बिंदु है वो गुरु शिखर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, थार के मरुस्थल का पाकिस्तान में नाम क्या मिलता है। अगला सवाल है, थार के मरुस्थल का पाकिस्तान में क्या नाम मिलता है। तो
तो थार के मरुस्थल का भारत में नाम तो थार का मरुस्थल है, लेकिन पाकिस्तान में इसका अलग नाम है, नखलिस्तान होगा, चोलिस्तान होगा, ये रेगिस्तान होगा, या ये सभी होगा। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई बहनों हो जाएगा चोलिस्तान। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है, आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं साथियों, काजरी की स्थापना कब हुई? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी जो जोधपुर में बनी हुई है, उसकी स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। पहला है 1958, दूसरा 1959, तीसरा 1960 और चौथा है 1859। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आ जाना चाहिए। काजरी की स्थापना है वो कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959। काजरी जोधपुर में है, इसकी स्थापना 1959 में हुई, बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। पीवड़ा क्या है? ये पीवड़ नहीं है, पीवड़ा है। पीवड़ा क्या है? एक घास है, एक मिट्टी है, एक सरप है। ये सरप यानी सांप है, एक उद्यान है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है, पीवड़ा क्या है? पीडीएफ में हो सकता है जल्दबाजी में बनाई हुई, थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके ध्यान में होना चाहिए। पीवड़ा क्या है भाई? पीवड़ा एक सरप हो जाएगा, बहुत जहरीला सरप है जो थार के मरुस्थल में पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों 10वां सवाल देखते हैं, कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? कुबड़ पट्टी, यहाँ कुबड़ा पट्टी लिखा हुआ है, लेकिन आपको कुबड़ पट्टी पढ़ना है। कुबड़ पट्टी किस जिले में है? नागौर में है, अजमेर में है, इन दोनों में है, या फिर किसी में नहीं है? कुबड़ पट्टी यानी लोगों की क्या है, वो रीढ़ की हड्डी है, वो टेढ़ी हो जाती है। किसकी वजह से हो जाती है? अरे पानी खारा है। पानी खारा क्यों है भाई? फ्लोराइड की प्रधानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर और नागौर दोनों, इन दोनों जिलों में कुबड़ पट्टी पाई जाती है, यानी लोगों की रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी हो जाती है, दांत पे है वो थोड़ा बहुत ऐसे फ्लोराइड टाइप जम जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, छप्पन का पर्वत कहाँ स्थित है? साथियों एक है छप्पन का पर्वत, दूसरी है छप्पन की पहाड़ियाँ, तीसरा है छप्पन का मैदान। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपको मैं अभी अभी बताने वाला हूँ। तो साथियों छप्पन का पर्वत बाड़मेर में होगा, उदयपुर में होगा, प्रतापगढ़ में होगा, बांसवाड़ा में होगा। जल्दी से आप कमेंट करके इसका राइट आंसर बताओगे। छप्पन की पहाड़ियाँ साथियों बाड़मेर जिले में है, छप्पन का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में हो जाएगा, और साथ ही साथ छप्पन का पर्वत है वो किस जिले में है? तो छप्पन का पर्वत साथियों उदयपुर जिले में हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं 12वां, मारवाड़ का माउंट किसे कहते हैं? मारवाड़ का माउंट या लघु माउंट किसे कहा जाता है? जल्दी से बताना है, मारवाड़ का माउंट या लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? सिवाना को कहते हैं, पीपलूद को कहते हैं, नाकोड़ा को कहते हैं, या किराडू को कहते हैं? इसका राइट आंसर मेरे सारे भाई बहन बताने वाले हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपलूद, जो हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है, बाड़मेर में है, जिसे मारवाड़ का माउंट कहते हैं या लघु माउंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 13वां सवाल देखते हैं, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक ऑप्शन ऊपर है, 3 ऑप्शन नीचे है। मध्य अरावली की ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है तारागढ़, दूसरा है नागपाड़, तीसरा है मोरारजी, चौथा है रघुनाथगढ़। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों मोरारजी, और वो किस जिले में है? अजमेर जिले में है। अजमेर जिले की मोरारजी चोटी है वो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कितने मीटर है ये भी आपको पता होना चाहिए, 933 मीटर है। मैं फास्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है बहुत नज़दीक है और क्लास भी बहुत बड़ी होने वाली है, इसी वजह से मैं फास्ट है वो करवा रहा हूँ। बाकी वर्णन करने को तो खूब सारे तथ्य पड़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? अरे साथियों मीटर में तो आपने पढ़ा होगा 1722 या 1727 मीटर, लेकिन फीट में कभी नहीं पढ़ा है भाई। ऐसा किसने नहीं पढ़ा है वो भूल जाओ भाई, एग्जाम पास करना तो फीट में पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है भाई। तो 5675 है, 5670 है, 5676 है, 5576 है। गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में पूछी गई है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप 5600 इन तीनों में से कोई सा भी कर सकते हो, क्योंकि हर किताब है वो अलग अलग दे सकती है, ये गलत हो जाएगा आपको। इसका अमूमन एक बार ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो वहाँ 5600 से लेके 5700 के मध्य मानी गई थी, तो आपको 5600 के मध्य और 5700 के मध्य याद रखनी है, यानी इन 5600 और 5700 के मध्य आपको कोई सा भी ऑप्शन है वो एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ मैंने 3 ऑप्शन है मेरे एक जैसे सेट हो गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आप पूछो तो 5600 आपका 5650 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फिट में ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अरावली का पिता, अरावली का पिता किसे कहते हैं भाई? अरावली का पिता है वो कौन सा पर्वत या सागर या द्वीप है वो कहलाता है? पहला है मिनिकॉय द्वीप, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है अरब सागर, चौथा है बंगाल की खाड़ी। अरावली का पिता है वो कौन सा द्वीप कहलाता है?
जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो अरावली का पिता है वो अरब सागर को कहते हैं, क्योंकि अरावली की उत्पत्ति है वो अरब सागर से होती है, अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से होती है, तो अरावली का पिता अरब सागर को ही कहते हैं। अरावली की लंबाई है वो 792 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 792 किलोमीटर है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 16वां सवाल देखते हैं। कर्नल टॉड ने अरावली को बताया राजस्थान की राजपुताने की सुरक्षा दीवार, ऊंट की गर्दन, रीढ़ की हड्डी या ये सभी। कर्नल टॉड एक इतिहासकार हुआ था, उसने अरावली को क्या नाम दिया है वो आपको बताना है। पहला है राजपुताने की सुरक्षा दीवार, दूसरा है ऊंट की गर्दन, तीसरा है रीढ़ की हड्डी या चौथा ये सभी। तो अरावली को रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, लेकिन कर्नल टॉड ने नहीं कहा। अरावली को ऊंट की गर्दन भी कहा जाता है, ये भी इसने नहीं कहा, ये कहा था अबुल फजल ने। अरावली को ऊंट की गर्दन अबुल फजल ने कहा था। कर्नल टॉड ने राजपूताने की सुरक्षा दीवार अरावली को बताया था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। डांग का राजा किस जिले को कहते हैं? साथियों, डांग का राजा या रानी, राजा या रानी दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। डांग का राजा किसे कहते हैं, डांग की रानी किसे कहते हैं, दोनों क्वेश्चन आपके जहन में ध्यान होने चाहिए। तो डांग का राजा है वो धौलपुर को कहते हैं और डांग की रानी है वो करौली को कहते हैं। ये आपको याद करने हैं। अगर डांग प्रभावित क्षेत्र पूछे तो ये तीनों क्षेत्र है वो डांग प्रभावित क्षेत्र ही माने जाते हैं। जो चंबल नदी का बीड़ है वहाँ डाकू निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों 18वां सवाल देखते हैं। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का पहला ऊंचा पठार है साथियों उड़िया पठार। कौन सा है? उड़िया पठार हो जाएगा। ऊंटिया नहीं है, उड़िया पठार है। कहाँ है भाई? आबू में हो जाएगा, सिरोही में हो जाएगा उड़िया पठार। तो दूसरा ऊंचा पठार कौन सा है वो आपको बताना है। उड़िया है, आबू है, भोराट का पठार है, मेसा का पठार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबू का पठार सिरोही। क्या है भाई? 1200 मीटर ऊंचा है और आबू का पठार है जो सिरोही में है 1200 मीटर ऊंचा है। तीसरा ऊंचा पठार है राजस्थान का वो भोराट का पठार हो जाएगा। और मेसा पठार पर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। हालांकि मैं कई सवालों की व्याख्या करके जा रहा हूँ, क्योंकि कई साथी है वो व्याख्या पर राजी ये कहेंगे कि व्याख्या आपने की ही नहीं। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं भाई? क्या प्रश्न है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? जल्दी से बताना है भाई। कर्नल टॉड को कहते हैं, चंद्र बरदाई को कहते हैं, मुनोत नैणसी को कहते हैं या मुंशी देवी प्रसाद को कहते हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। कर्नल टॉड को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल। कई साथी कर्नल टॉड उत्तर दे रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होगा भाई, अबुल फजल है वो मुनोत नैणसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल मुनोत नैणसी को किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। यानी मुंशी देवी प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने मुनोत नैणसी को अबुल फजल कहा है, राजस्थान का अबुल फजल कहा है। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 20वां सवाल देखते हैं। 20वां सवाल है कुल व्यर्थ भूमि का कितने प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? यानी राजस्थान में कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है? पहला है 50%, दूसरा है 30%, तीसरा है 20% और चौथा है 10%। कुल व्यर्थ भूमि, व्यर्थ मतलब जो किसी काम की नहीं है, और सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है वो कौन से जिले में है भाई? राजसमंद जिले में मेरे साथियों। राजसमंद जिले में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है राजस्थान में। और राजस्थान में कितने प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20% है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा है याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21वां सवाल, भूमि में उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ती है? अरे भूमि जब बंजर हो जाती है तब उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, उसे उपजाऊ बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं भाई? दालों का प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं, गोबर का प्रयोग करते हैं, या पहले व दूसरे दोनों का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताना है। उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भूमि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दालों का प्रयोग किया जाता है, यानी उड़द की दाल बोई जाती है विशेषकर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है वर्टिसोल्स नाम क्या है? यानी वर्टिसोल्स है वो किसका नाम है? काली मिट्टी का नाम है, जलोढ़ मिट्टी का नाम है, शुष्क मिट्टी का नाम है, आर्द्र मिट्टी का नाम है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है आपको। वर्टिसोल्स नाम है वो किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों काली मिट्टी, जो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ है भाई? हाड़ौती क्षेत्र में जो काली मिट्टी है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में वहाँ है, उसको वर्टिसोल्स नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और 23वां सवाल देखते हैं। बाबुल्या क्या है? यानी भबुल्या क्या है भाई? वर्षा है, नहर है, छोटा चक्रवात है, तेज आंधी है? मारवाड़ में इसे क्या कहते हैं भाई? मारवाड़ में इसे बतुलिया कहते हैं। बतुलिया कहा जाता है या फिर बबुलिया, हिंदी में बबुलिया कहते हैं और मारवाड़ी में इसे बतुलिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा चक्रवात, जो ऐसे ऐसे गोल गोल घेरे में घूमता हुआ आता है और बहुत सारी रेत और कागज़ के टुकड़े वगैरह वगैरह लेके आता है और अपने ऊपर फेंक के चला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा चक्रवात बबुलिया कहलाता है। 24वां प्रश्न है जिला किसे कहते हैं भाई?
जिला, ये जिला नहीं है, ये जिला है। जिला किसे कहते हैं भाई? मारवाड़ी में जो सारे साथी है उनको पता होगा, क्योंकि ये शब्द मारवाड़ का ही है। जिला किसे कहते हैं? वाष्पित हवा को कहते हैं, शुष्क हवा को कहते हैं, तेज हवा को कहते हैं, तेज बारिश को कहते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है, जिला किसे कहते हैं। तो साथियों, जो बरसात होती है और बरसात के बाद जब हवा चलती है तो उसके साथ छोटी छोटी है वाष्पित हवा की बूंदें आती है, यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें आती है, जिसे जिला या झींका भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पित हवा। चलिए 25वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 5 भाग में, 4 भाग में, 6 भाग में या 10 भाग में? जर्मनी का विद्वान था कोपेन, जीव विज्ञानी था। तो इस कोपेन ने क्या है, जलवायु को कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में बांटा राजस्थान की जलवायु को। AWHW क्या है? AWHW, ASSW, CWG और AW। तो इसका सॉरी BWHW, BSSW, CWG और AW, मैंने AW बोल दिया भूल से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 26वां सवाल देखते हैं, सांबर झील कहाँ है? 26वां सवाल है, सांबर झील कहाँ स्थित है भाई? जयपुर जिले में है, अजमेर में है, नागौर में है या उपयुक्त सभी जिलों में है? तो सांबर झील भाई कौन कौन सी जिलों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सांबर झील 3 जिलों में फैली हुई है, खारे पानी की झील है। जयपुर, अजमेर और नागौर, इस 3 जिलों में सांबर झील का विस्तार है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पचपदरा झील में नमक बनता है। पचपदरा झील कहाँ है भाई? बाड़मेर में है। बाड़मेर की पचपदरा झील में कौन सी पद्धति से नमक बनता है, वो आपसे पूछा गया है। क्यार पद्धति, वायु पद्धति, ब्राह्म पद्धति या कोई नहीं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है भाई, पचपदरा झील में कौन सा, किस पद्धति से नमक बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु या रेस्ता पद्धति से। मोरली झाड़ी के द्वारा खारवाल जाती है, वो पचपदरा में नमक बनाती है। यहाँ का नमक है वो बिल्कुल शुद्ध माना जाता है, खाने के योग्य नमक माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, रंगीन मेला कहाँ भरता है? साथियों, रंगीन मेला मैंने कई बार आपको पहले भी बताया था। रंगीन मेला, ये सवाल आपके जरूर आएगा, आप इसको रट लीजिएगा। पुष्कर झील में, सांबर झील में, कायलाना झील, कोलायत झील। जल्दी से आपको बताना है कौन सी झील के तट पे रंगीन मेला भरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर झील। और कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील में रंगीन मेला भरता है। आगे बढ़ते हैं अपने 29वें सवाल की ओर। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है भाई? विश्व यानी दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? प्रशस्ति क्या होती है भाई? राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन जिस ग्रंथ में होता है उसे प्रशस्ति कहते हैं। तो राज प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति या प्रेम प्रशस्ति। जल्दी से आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रशस्ति, जो राजसमंद झील की पाल पे स्थित है। राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया। 1913 श्लोक है, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसे लिखी थी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और 30वां सवाल देखते हैं, गुलाब नगरी किसे कहते हैं? अरे रुकिए भाई, गुलाबी नगरी नहीं है, गुलाबी नगरी नहीं है, गुलाब नगरी पूछा गया है। आप कहीं पता नहीं पहला ऑप्शन देख के जयपुर ठोक के आ जाओ, ऐसे क्वेश्चन है वो गलत होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो गुलाब नगरी है वो साथियों पुष्कर को कहते हैं और गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। आपको जैन में होना चाहिए, जयपुर को गुलाबी नगरी और पुष्कर को गुलाब नगरी कहते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 31वां सवाल देखते हैं, जैसलमेर के राजवंश भाटी की क्षत्रिया यानी भाटी राजवंश की क्षत्रिया हैं वो किस स्थान पे है? जल्दी से बताना है, जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है उसकी क्षत्रिया किस स्थान पे बनी हुई है? चार बाग, बड़ा बाग, आहाड़, सम। जल्दी से आपको बताना है जैसलमेर के भाटी राजवंश की क्षत्रिया है वो कौन से स्थान पे बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बड़ा बाग। कहाँ है भाई बड़ा बाग? जैसलमेर में। जैसलमेर के भाटी राजवंश की क्षत्रिया बनी हुई है, शमशान घाट बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मारवाड़ का जल महल किसे कहते हैं? या रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? सेम टू सेम बात है। मारवाड़ का जल महल, बाटाड़ू का कुआं, गढ़सीसर तालाब, चंदन नलकूप या जवाई बांध। जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है, मारवाड़ का जल महल किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाटाड़ू का कुआं, रावल गुलाब सिंह द्वारा निर्मित सफेद संगमरमर का कुआं जिसे राजस्थान का जल महल कहते हैं। चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ए। मारवाड़ का जल महल है वो बाटाड़ू का कुआं और चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं जो पाली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 33वें सवाल की ओर। जोधपुर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। जोधपुर जिले की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? सूकड़ी नदी, लूणी नदी, जोजड़ी नदी या बांडी नदी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जोधपुर जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोजड़ी नदी को, जो पाड़लू नागौर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पाड़लू नागौर से निकलती है जोजड़ी नदी।
जो जोधपुर की जीवन रेखा है और लूणी नदी की सहायक नदी भी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का शौक किस नदी को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लूणी, दूसरा है घग्गर नदी, तीसरा है संबल नदी, चौथा है बनास नदी। तो जल्दी से भाई सारे भाई बहन जो भी जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक बार क्लास को शेयर अवश्य करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इनवाइट करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। पूरे 500 प्लस लाइव करने भाई, 500 प्रश्न है तो 500 प्लस लाइव होने ही चाहिए। तो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्वेश्चन है वो आपको इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो आप, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का शौक घग्गर नदी को कहते हैं। इस नदी को मृत नदी भी कहते हैं, इस नदी को नट नदी भी कहते हैं, इस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं, इस नदी को हकरा नदी भी कहते हैं और इस नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी भी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 35वां सवाल देखते हैं आज का। 35वां सवाल है, अजान बांध कहाँ है भाई? अजान बांध, जान बांध नहीं है साथियों, अजान बांध है। तो अजान बांध किस जिले में? पहला है अलवर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है भरतपुर, चौथा है कोटा। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है, अजान बांध कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भरतपुर। क्या हो जाएगा 35वें सवाल का राइट आंसर? भरतपुर में बाणगंगा नदी के तट पे अजान बांध बना हुआ है। बाणगंगा नदी के तट पे भरतपुर में अजान बांध है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 36वां सवाल देखते हैं, बेणेश्वर मेला भरता है। बेणेश्वर मेला कब भरता है साथियों? कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा। कहाँ किस जिले में भरता है भाई? डूंगरपुर जिले के नवा टापरा गांव में भरता है। साथियों पूछा गया सवाल है, बेणेश्वर मेला किस गांव में भरता है? तो नवा टापरा गांव में डूंगरपुर जिले में माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 37वें सवाल की ओर। 37वां सवाल है, सुजलाम सुफलाम का संबंध किस नदी से है? तो इसके ऑप्शन है वो गायब हो चुके हैं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सुजलाम सुफलाम का संबंध है वो साथियों माई नदी से है, और माई नदी से सफाई परियोजना से संबंधित है, यानी माई नदी की सफाई से संबंधित है सुजलाम सुफलाम। चलिए 38वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संबल की सहायक नदी नहीं है। संबल की सहायक नदियाँ याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, B2 ने P2 K2 M2, B2 ने P2 K2 M2। क्या है भाई? B2 ने P2 K2 M2। तो B से है बनास बामणी, पी से है परवन पार्वती, के से है काली सिंध और कुनू, एम से है मेज और मांगली। तो इनमें से आप निकाल सकते हो B2 ने P2 K2 M2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांतली। संबल की सहायक नदी कांतली नदी नहीं है, यह आंतरिक प्रवाह की नदी है, सीकर झुंझुनू शेखावाटी प्रदेश में बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक लोहा कहाँ मिलता है भाई? राजस्थान में सर्वाधिक लोहा है वो कौन से जिले में मिलता है? अलवर, दौसा, जयपुर, भरतपुर। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है, राजस्थान में सर्वाधिक लोहा कौन से जिले में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। जयपुर का स्थान है मोरिजा बनेला। क्या है भाई? मोरिजा बनेला जयपुर का स्थान है जहां सबसे ज्यादा लोहा निकलता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 40वां सवाल देखते हैं, काला संगमरमर पाया जाता है उदयपुर में, मकराना में, भैंसलाना में, धौलपुर में। काला संगमरमर भाई कहाँ पाया जाता है? तो काली क्या होती है रे साथियों? काली भैंस होती है, तो भैंसलाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैंसलाना किस जिले में है? जयपुर जिले में है। सफ़ेद संगमरमर मकराना में पाया जाता है, उदयपुर में हरा संगमरमर पाया जाता है, धौलपुर में लाल संगमरमर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 41वां सवाल है, उद्योग की रोटी किसे कहते हैं? किस खनिज को उद्योग की रोटी कहा जाता है भाई? लोहा को कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है, सोना को कहा जाता है, चांदी को कहा जाता है। रोटी का अर्थ ये नहीं है कि इसको सीधा सा खा लेते हैं, अरे ऐसा थोड़ा ही होता है। रोटी मतलब ये बहुत है इंपॉर्टेंट है, उद्योग की रोटी है, मतलब अपनी रोटी क्या है? अपनी रोटी मतलब कहते हैं ना ये मेरी रोजी रोटी है, मतलब कमाई है। तो उद्योग की कमाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, जिसे काला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना भी कहते हैं। वास्तव में कोई सोना थोड़ा ही है, काले कलर का है और बहुत कीमती है, इसलिए इसे काला सोना उद्योग की रोटी कहते हैं। 42वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मंसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? साथियों मंसूरिया साड़ी या इसे कोटा डोरिया साड़ी भी कहते हैं, तो ये कोटा जिले की प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। वसुंधरा राजे इसे पैर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई थी, इसलिए इस साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त है। जोधपुरी कोट और मंसूरिया साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। अगला सवाल देखते हैं, HMT कहाँ स्थित है? HMT का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। क्या है भाई? हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? अजमेर, अलवर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। 43वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, HMT कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर, जो चेकोस्लोवाकिया देश है उस देश के सहयोग से बनाई गई है SMT कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 44वां अपना, राजस्थान का स्कॉटलैंड किस जिले को कहते हैं? स्कॉटलैंड का अर्थ होता है जहाँ शराब सबसे ज़्यादा बनती है। शराब सबसे ज़्यादा बढ़ने के कारण ही इस जिले को स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है अजमेर, अलवर, जयपुर, चित्तौड़गढ़।
राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो साथियों अलवर जिले को कहा जाता है। 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलवर। आगे बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। कुर्जा पक्षी कहाँ आता है भाई? विरह का प्रतीक होता है कुर्जा पक्षी। उड़ती जय जय ये कुर्जलिया क्या है भाई? विरह का प्रतीक है। तो विरह का प्रतीक कुर्जा पक्षी किस स्थान पे आता है? ताल चापर चूरू में, खींसन गांव जोधपुर में, हवाला ग्राम उदयपुर में, या पहले व दूसरे दोनों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों पहले व दूसरे दोनों में। खींसन गांव जोधपुर और ताल चापर चूरू में कुर्जा पक्षी है वो आता है और कुछ दिनों के लिए यहाँ विचरण करता है। आगे बढ़ते हैं 47वें सवाल की ओर। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? साथियों शेरगढ़ अभ्यारण्य कोटा जिले में है, बूंदी जिले में है, बारा जिले में है, झालावाड़ जिले में है। जल्दी से बताना है। जिसे सांपों की शरण स्थली कहते हैं। नाम तो शेर का है लेकिन ये सांपों की शरण स्थली है। तो सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो परवन नदी के तट पे है। ये भी आपको बता देता हूँ। अब आप उत्तर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारा जिले में। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा जिले में परवन नदी के तट पे है जिसे सांपों की शरणस्थली भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 48वें सवाल की ओर। 48वां सवाल है बाघ परियोजना का जनक किसे कहा जाता है भाई? टाइगर प्रोजेक्ट का जनक किसे कहते हैं? पिता किसे कहते हैं? अशोक टांक को कहते हैं, कैलाश सांकला को कहते हैं, सलीम अली को कहते हैं, या इन सभी को कहते हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। बाघ परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सांकला को कहते हैं। टाइगर मैन कैलाश सांकला को कहा जाता है। अशोक टांक को साथियों कैमल मैन कहा जाता है। कैमल मैन, कैमल यानी ऊंट, कैमल मैन कहा जाता है। सलीम अली को बर्ड मैन कहा जाता है यानी पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है इनको। और कैलाश सांकला को है वो टाइगर मैन कहा जाता है। बाघ परियोजना है वो 1973 में प्रारंभ हुई थी राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। गौर कहाँ, गौर नहीं है ये गोंद है। क्या है भाई? सवाल पहले ध्यान से समझ लीजिए। गोंद कहाँ का प्रसिद्ध है? गोंद होता है ना जो खाने का, वो कहाँ का प्रसिद्ध है? फलाना बीकानेर का, गुड़ामलानी बाड़मेर का, चोटन बाड़मेर का, या फिर इन सभी में? जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है। गोंद कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोटन बाड़मेर। किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो कुमट वृक्ष से प्राप्त किया जाता है गोंद। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोटन बाड़मेर। 50वां सवाल देखते हैं आज का। भारत की मेरिनो है यानी भारत की मेरिनो किस भेड़ को कहा जाता है? सौखला भेड़ को कहा जाता है, मगरा भेड़ को कहा जाता है, नाली भेड़ को कहा जाता है, या चोनाड़ी या चनोथर भेड़ को कहा जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है आपको। भारत की मेरिनो किस भेड़ को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोखला भेड़। क्या हो जाएगा? चोखला भेड़ हो जाएगा जो शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। और मेरिनो है वो ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध भेड़ है, बहुत प्रसिद्ध भेड़ है। इस जैसी भेड़ धरती पे कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती है। थोड़ी बहुत होड़ करती है तो शेखावाटी वाली सोखला भेड़ करती है, इसलिए इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51वां क्वेश्चन है। बिजोलिया का वास्तविक नाम क्या था? बिजोलिया है भीलवाड़ा का एक स्थान है, उसका वास्तविक नाम पूछा गया है। तो आपको बताना है बिजोलिया का वास्तविक नाम क्या था। पहला है उत्तमाद्री, दूसरा है विजयवली, तीसरा है उपरमाल और चौथा है कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है। भीलवाड़ा का एक स्थान है बिजोलिया, उसका वास्तविक नाम क्या बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विजयवली। हालांकि उत्तमाद्री भी बिजोलिया को कहते हैं, उपरमाल भी बिजोलिया को कहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम है कर्नल टॉड ने विजयवली बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गदिया सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध था? साथियों पहले क्या है? मुद्रा के रूप में सिक्के चलते थे, धातु के सिक्के चलते थे, धातु की मुद्रा चलती थी। कागज वाले नोट है वो बाद में आए हैं। तो गदिया सिक्का है वो कहाँ का प्रसिद्ध था? मेवाड़ वागड़ का था, मेवाड़ मारवाड़ का था, मारवाड़ वागड़ का था, या शेखावाटी मेवाड़ का था? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। गदिया सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों मेवाड़ एवं मारवाड़ में गुप्तोत्तर काल में, गुप्त उत्तर यानी गुप्तों के बाद के काल में मेवाड़ और मारवाड़ में गदिया सिक्का प्रचलन में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। डोडिया सिक्का कहाँ चलता था भाई? ये सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन है, आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो डोडिया सिक्का कहाँ चलता था? बाड़मेर में, मारवाड़ में, जैसलमेर में, मेवाड़ में? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिले में या जैसलमेर रियासत में डोडिया सिक्का चलता था। आगे बढ़ते हैं। ये तांबे का सिक्का होता था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बंगा यानी कालीबंगा में जो बंगा शब्द प्रयुक्त हुआ है वो किस भाषा का शब्द है? कालीबंगा का जो बंगा शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी? जल्दी से आपको बताना है इसका राइट आंसर। बंगा शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ये पंजाबी भाषा का शब्द है बंगा, जिसका अर्थ होता है चूड़ी। क्या होता है भाई? चूड़िया होता है। काली बंगा यानी काली चूड़ी। चलिए भाई अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं।
कालीबंगा प्रथम किसे कहते हैं? एक तो है कालीबंगा और दूसरी है कालीबंगा प्रथम। तो कालीबंगा प्रथम किस सभ्यता को कहते हैं? रंगमहल को कहते हैं, हड़प्पा को कहते हैं, सौंथी को कहते हैं या फिर बैराट को कहते हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। कालीबंगा प्रथम किस सभ्यता को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौंथी को। सौंथी सभ्यता है वो बीकानेर में है, इसे एक घोष ने कालीबंगा प्रथम कहा था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सौंथी तीसरा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है? अरे जोधपुरा सभ्यता, भाई जोधपुरा नाम देख के जोधपुर मत ढोक देना, जोधपुर में नहीं है। जोधपुरा सभ्यता है वो कहाँ है भाई? जयपुर में हो जाएगी, साबी नदी के तट पे। कौन सी नदी के तट पे भाई? साबी नदी के तट पे जयपुर में जोधपुरा सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। आगे बढ़ते हैं 57वें सवाल की ओर। भाब्रू शिलालेख कहाँ से मिला है? भाब्रू शिलालेख है वो किस स्थान से मिला है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला है बैराट, दूसरा है आहड़, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है इन सभी स्थानों से भाब्रू शिलालेख मिला है। तो इसका राइट आंसर बताना है भाई, भाब्रू शिलालेख किस स्थान से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैराट। बैराट कहाँ है साथियों? जयपुर में है। और भाब्रू शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है, मौर्य सम्राट अशोक से, जो ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। यहीं से बुद्ध, धम्म और संघ की अवधारणा मिली है भाब्रू शिलालेख से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैराट। आगे बढ़ते हैं 58वें सवाल की ओर। मानव का प्रथम रासायनिक आविष्कार कौन सा है? यानी मानव ने प्रथम रासायनिक आविष्कार कौन सा किया? जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है। 2 पेज में हो चुकी है पीडीएफ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको एक आध प्रश्न में शॉर्ट दिखेगा, उसके लिए माफी चाहूँगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? मानव का प्रथम रासायनिक आविष्कार जो किसी चीज़ों को मिला के किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृद भांड। क्या हो जाएगा? मृद भांडों का जो आविष्कार है वो मानव का प्रथम रासायनिक आविष्कार माना जाता है। मृद भांड को पुरातत्व की वर्णमाला भी कहते हैं, पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मृद भांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन भाई, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रूपायन संस्था कहाँ है भाई? 59वां सवाल है। रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? किस जिले में है? जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में है? रूपायन संस्था किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में। और इसका मुख्य कार्य है वो लोक संस्कृति का उन्नयन है। क्या है भाई? लोगों की जो संस्कृति है, लोगों से संबंधित लोक संस्कृति है, उसका उन्नयन करना है, यानी उसकी उन्नति करनी है, उसको वृद्धि दिलवानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 60वें सवाल की ओर। पृथ्वीराज रासो को संदू खाने की गप किसने कहा था? अरे भाई क्या सवाल आ गया है, संदू खाने की गप। आज के सवाल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो है, किसने लिखा था आपको पता होना चाहिए। चंद बरदाई ने लिखा था। चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो है, उसको चंदू खाने की गप किसने कहा? यानी ये तो चंद्र बरदाई ने एक प्रकार की गप ही ठोक दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर विद्यालंकार। एक विद्वान थे जयशंकर विद्यालंकार, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को चंदू खाने की गप कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है? प्रसिद्ध नहीं पूछा है, प्रथम विजय स्तंभ पूछा है। फर्स्ट विजय स्तंभ कौन सा है? विक्ट्री टावर कौन सा है? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, तनोट जैसलमेर हो जाएगा, बयाना हो जाएगा या फिर मंडोर हो जाएगा? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा बयाना भरतपुर। क्या हो जाएगा भाई? बयाना भरतपुर है वो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में है। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में सती प्रथा का प्रमाण, प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये घोसुंडी की जगह आप घटियाला शिलालेख कर देना है। आपको क्या करना है? घटियाला शिलालेख जोधपुर। तो राजस्थान में सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण है वो घटियाला शिलालेख जोधपुर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जो गुर्जर प्रतिहार वंश का है। घटियाला शिलालेख जोधपुर 861 ईस्वी का है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौहानों के कुल देवता कौन है? चौहान वंश के कुल देवता कौन माने जाते हैं भाई? सैमान जी माने जाते हैं, महावीर जी माने जाते हैं, एकलिंग जी माने जाते हैं, हर्षनाथ जी माने जाते हैं। चौहान वंश के कुल देवता कौन से देवता माने जाते हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर आपके कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षनाथ जी। कहाँ है इनका मंदिर भाई? सीकर में है। और चौहानों का आदि पुरुष पूछे या मूल पुरुष पूछे तो हो जाएगा चैमान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की दूसरी मस्जिद कौन सी थी? राजस्थान की पहली मस्जिद आपको पता होना चाहिए, 2.5 दिन के झोंपड़े को कहते हैं। और राजस्थान की दूसरी मस्जिद है वो किसे कहते हैं? ये आपको बताना है भाई। कुव्वतुल इस्लाम को कहते हैं या इनमें से किसी नहीं, कोई नहीं, चौथा ऑप्शन आप मान सकते हो, या तोप मस्जिद को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोप मस्जिद, जो जालौर दुर्ग में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। इसे राजस्थान की दूसरी मस्जिद कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर
आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी भारत आया था, यानी मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी आक्रांता था, मुस्लिम आक्रांता। मोहम्मद गौरी भारत कब आया, सॉरी किस दर्रे से आया था? खैबर दर्रे से, गोमल दर्रे से, खटकर दर्रे से, बुगल दर्रे से? जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है, मोहम्मद गौरी किस दर्रे से भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमल दर्रे से। ग से गोरी और ग से गोमल दर्रा आपको याद रखना है। गोमल दर्रे से मोहम्मद गौरी भारत आया था। सिकंदर है वो खैबर दर्रे से भारत आया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमीर हट किसने लिखा? हमीर हट नामक ग्रंथ है वो किसने लिखा? जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला है नयन चंद्र चूरी, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है सारंगधर या चौथा है चंद्रशेखर? जल्दी से राइट आंसर बताना है, हमीर हट किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ने हट की थी कि मैं अंग्रेजों से पकड़वाऊंगा नहीं, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, हमीर हट है वो चंद्रशेखर ने लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणथंभौर की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? पहला है अजमेर दुर्ग, दूसरा है सिवाना दुर्ग, तीसरा है जाइन दुर्ग और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है भाई, रणथंभौर की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइन दुर्ग। कुंजी का अर्थ क्या होता है भाई? कुंजी का अर्थ होता है यानी इस दुर्ग को जीतने के लिए पहले इस दुर्ग को जीतना जरूरी है। रणथंभौर को जीतने के लिए पहले जाइन दुर्ग को जीतना जरूरी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कानड़देव प्रबंध किसने लिखा भाई? एक ग्रंथ है कानड़देव प्रबंध, ये किस कवि ने लिखा है आपको बताना है। नैणसी ने लिखा, अमीर खुसरो ने लिखा, लूणा राव ने लिखा या पद्मनाभ ने लिखा? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है, कानड़देव प्रबंध है वो किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मनाभ ने। वीरमदेव सोनग्रारी बात और कानड़देव प्रबंध है वो किसने लिखा? पद्मनाभ ने लिखा। दो ग्रंथ, एक वीरमदेव सोनग्रारी बात और एक कानड़देव प्रबंध, ये पद्मनाभ ने लिखे थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झालावाड़ रियासत कब बनी भाई? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत मानी जाती है जिसको मान्यता अंग्रेजों ने प्रदान की थी, ये कब बनी भाई? 1840, 1838, 1820 या 1819? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ जिसे अंग्रेजों ने मान्यता दी, ये कौन सी बनी, कब बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ 1838। क्या हो जाएगा भाई? 1838 में झालावाड़ रियासत बनी थी। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल देखते हैं, मेवाड़ के राजाओं के राज तिलक कौन करते थे? मेवाड़ के राजाओं के राज तिलक कौन करते थे? चौथा ऑप्शन हो जाएगा भील। क्या हो जाएगा? भील। पहला है मीणा, दूसरा गोदरा, तीसरा राठौड़, चौथा है भील। जल्दी से आपको बताना है, मेवाड़ महाराणाओं के राज तिलक किस जाति के लोग करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंद्री गांव के भील है वो मेवाड़ महाराणाओं के राज तिलक करते थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, विजय कट कातू, ये विजय कर कातू नहीं है, विजय कट कातू की उपाधि किसने धारण की थी? प्रताप सिंह ने, संग्राम सिंह ने, राज सिंह ने या मान सिंह ने? जल्दी से आपको बताना है भाई, विजय कट कातू की उपाधि है वो किस राजा ने धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज सिंह ने। किसने भाई? विजय कटकातू की उपाधि है वो राज सिंह ने धारण की थी। ये मेवाड़ के महाराणा थे, इन्होंने मुगल शौकियों को जीतने के बहाने पूरे देश की यात्रा की थी और विजय कटकातू की उपाधि धारण की थी। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज के आपके रहने वाले हैं। अभी तक किसी ने क्लास को शेयर नहीं किया तो भाई जल्दी से शेयर कर दो। आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, 500 प्रश्नों की पीडीएफ बनाई है, 500 प्रश्नों की क्लास बनाई है, पीडीएफ आपको फ्री दे रहा हूँ, तो आप क्लास को शेयर तो अवश्य कर सकते हो। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। किसी भी प्रकार के सवाल अगर आपके मन में है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाके पूछिए, जल्दी से आपको उत्तर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? 72वां क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनाया भाई? महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में बनाया। तो कुंभा के दुर्ग का शिल्पी कौन था, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? पहला है मंडन, दूसरा है दईपाक, तीसरा है कैकया, चौथा है लालचंद। जल्दी से आपको इसका सही आंसर बताना है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों मंडन। ये गुजरात का ब्राह्मण था। कौन था भाई? ये गुजरात का ब्राह्मण था, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। और साथ ही साथ लालचंद कौन था भाई? ये था हवा महल का शिल्पी। साथ ही साथ देपाक कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी था। केकैया है वो भटनेर के दुर्ग का शिल्पी था। ये चारों शिल्पी थे, अलग अलग मैंने आपको बता दिए है, आपको रट लेने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अष्टचाप किसके दरबार में थे? इस सवाल को आप एक बार छोड़ दीजिए, ये सवाल कंफ्यूज वाला है। अगला सवाल देखते हैं, जाट वंश की कुल देवी कौन सी थी? 74वां सवाल देखते हैं, जाट राजवंश की कुल देवी कौन सी माता को
माना जाता है? पहला है विश्वंती माता, दूसरा है राजेश्वरी माता, तीसरा है बाण माता, चौथा है चामुंडा माता। जल्दी से आपको इसका राइट आंसर बताना है। जाट राजवंश जो भरतपुर में शासन करता था उसकी कुल देवी कौन सी माता मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेश्वरी माता। विश्वंती माता है वो भीलों की कुल देवी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़या जाट का 2 सोरा किस दुर्ग के लिए कहा गया है? 8 फिरंगी 9 गोरा, फिरंगी का अर्थ होता है अंग्रेज। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़या जाट का 2 सोरा, तो अजमेर है, अलवर है, बाड़मेर है या भरतपुर दुर्ग है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर दुर्ग के लिए कहा गया है। और किस व्यक्तियों के लिए कहा गया है? तो माधो सिंह और दुर्जन साल के लिए कहा गया है। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़या जाट का 2 सोरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राठौड़ वंश का यूलिसेस किसे कहते हैं? राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? 76वां सवाल है। पहला है राव जोधा को कहते हैं, दूसरा है राव बीका को, तीसरा दुर्गादास राठौड़ को, चौथा है अजित सिंह को। जल्दी से बताना है राठौड़ वंश का यूलिसेस किसे कहते हैं? मूलिसेस नहीं है, यूलिसेस है। पीडीएफ है जल्दबाजी में बनाई गई है क्योंकि आपको पता है समय का बहुत अभाव चल रहा है। तो राठौड़ वंश का यूलिसेस है वो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गादास। जननी जने तो एड़ा जन के दाता के सूर, नीतर रेजे बांजड़ी पण मती गंवाजे नूर। ये दुर्गादास के बारे में ही कहा जाता है। ये अजीत सिंह के दरबारी थे। अजीत सिंह को मुगल चंगुल से दुर्गादास ने बसाया था, इसीलिए इसे राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, खेजड़ली मेला कब लगता है? पहला ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल दशमी, दूसरा है आश्विन शुक्ल दशमी, तीसरा है 12 सितंबर और चौथा है इनमें से सभी। जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है भाई, खेजड़ली मेला कब लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी। खेजड़ली मेला खेजड़ली जोधपुर में लगता है। आश्विन शुक्ल दशमी यानी दशहरे के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, मतिरे की राड़ युद्ध कब हुआ? भाई मतिरे की राड़ है वो युद्ध कब हुआ था? 1642 में हुआ, 1643 में, 1644 में या 1641 में? जल्दी से आपको बताना है मतिरे की राड़ है वो किस दिनांक को हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1644 को मतिरे की राड़ नागौर और बीकानेर के मध्य हुआ था। बीकानेर का था करण सिंह और नागौर का था अमर सिंह। इनके मध्य मतिरे की राड़ 1644 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यतो धर्मस्ते जयते किसका वाक्य है? यतो धर्मस्ते जयते यानी जहाँ धर्म है वहीं जीत है, जहाँ धर्म है वही जीत है। ये किस राजवंश का वाक्य है? जयपुर का है, मेवाड़ का है, मारवाड़ का है, सभी का है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। यतो धर्मस्ते जयते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ का। मेवाड़ का था जो दृढ़ राखे धर्म तेही राखे करतार, और जयपुर वालों का कोई वाक्य नहीं था क्योंकि ये तो पहले ही मुगलों की गोद में जाके बैठ गए थे। चलिए इसका राइट आंसर मारवाड़ हो जाएगा। 80वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? 80वां सवाल है आपका, दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? भाई पहला है बीरबल, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है मान सिंह, चौथा है अकबर। जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है 80वें क्वेश्चन का। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? दीन इलाही एक धर्म है जो अकबर ने चलाया था। किसने चलाया? अकबर ने चलाया। तो इसका प्रधान पुरोहित है वो अबुल फजल हो जाएगा। सबसे पहले दीन इलाही धर्म ग्रहण करने वाला हिंदू कौन था? वो बीरबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी? ये अभी बताया था आपको, राज सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजय कटकातु, ये सवाल रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। सुंडावत मांगी सेनानी, सेनानी किसने लिखी? सुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी, ए कुक जन्मियो भामासा, राणारी पूरी मनासा। यानी सुंडावत मांगी सेनानी, ये सेनानी कविता है वो किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है हाड़ी रानी, यानी हाड़ी रानी ने ही सेनानी है वो दी थी। कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी, मेघराज मुकुल ने लिखी, रतन सिंह ने लिखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघराज मुकुल ने सेनानी कविता लिखी थी जो हाड़ी रानी से संबंधित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेहरानगढ़ दुर्ग में किस व्यक्ति की बलि दी गई थी? पहला है राव सिंह, दूसरा राव जोधा, तीसरा राजा राम और चौथा क्या मान सकते हो आप? चौथा राय सिंह मान सकते हो, कोई भी ऑप्शन है वो आप मान सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी बलि दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम भील की। किसकी भाई? राजा राम भील की बलि है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रूठी रानी कौन सी थी? 84वां सवाल है, रूठी रानी कौन सी थी? भाई पहला है सैल कंवर,
दूसरा है प्रेमल देवी, तीसरा है मानदे, चौथा है उमादे। ये कुमादे नहीं है भाई, उमादे है, आपको ध्यान रखना है। रूठी रानी कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमादे। ये कुमादे नहीं है, उमादे है। रूठी रानी उमादे थी जो मालदेव की पत्नी थी, जिसका महल अजमेर में है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, पुरुषों का जौहर क्या कहलाता है। एक होता है साका, एक होता है केसरिया, एक होता है जौहर, एक होती है सती, एक होता है खड़ाना, एक होता है जम्मत। अलग अलग चीज़ें हैं। साका क्या होता है पहले आपको बता देता हूँ। साके में केसरिया होता है और साथ ही साथ जौहर होता है। सती वो होती है जो पति की मृत्यु पर सती होती है। साथ ही साथ विष्णुई लोग जो पर्यावरण रक्षार्थ बलिदान देते हैं वो खड़ाना साका कहलाता है। और पुरुषों का जौहर है वो जम्मत कहलाता है। एकमात्र उदाहरण है वो जोधपुर में मिलता है। चारणों प्लस ब्राह्मणों ने जौहर किया था, इसे जम्मत कहा जाता है। तो पुरुषों का जौहर है वो जम्मत कहलाता है। और शाके में पुरुष केसरिया करते हैं। ये आपको अलग अलग ध्यान में होना चाहिए। 86वां क्वेश्चन है, शेर राजस्थान किसे कहते हैं। शेर राजस्थान भाई वर्तमान में तो लोग हनुमान बेनीवाल को कहने लग गए हैं, लेकिन सवाल है वो शेर राजस्थान का किसका बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास को शेर राजस्थान कहा जाता है। लक्कड़ का फक्कड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लक्कड़ का फक्कड़ कहा जाता है। साथ ही साथ धुन का धनी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चेतावनी का सुंगटिया किस भाषा में लिखा गया है। एक ग्रंथ है जिसमें 13 सोरठे हैं। वो सोरठे किस भाषा में लिखे गए हैं। केसरी सिंह बारठ ने लिखे गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। चेतावनी का सुंगटिया किसने लिखे, केसरी सिंह बारठ ने। किस भाषा में लिखे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखे गए हैं, जिसे चेतावनी का सुंगटिया कहते हैं। किसको टारगेट करके लिखे भाई, फतेह सिंह को टारगेट करके लिखे थे। किसने लिखे, केसरी सिंह बारठ ने लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है। राजस्थान का चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजीवन अंग्रेजों के चंगुल में नहीं आए थे, यानी मृत्यु के बाद ही आए थे। तो ऐसा कौन सा राजस्थान का क्रांतिकारी था जो राजस्थान का चंद्रशेखर कहलाता है, अंग्रेजों के जीते जी हाथ नहीं आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह बारठ के भाई, केसरी सिंह बारठ के भाई और प्रताप सिंह के चाचा जी जोरावर सिंह जी बारठ, जो शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित थे। कहाँ से थे, शाहपुरा भीलवाड़ा से। जोरावर सिंह जी बारठ थे, इनके भाई थे केसरी सिंह बारठ, और इनका केसरी सिंह का पुत्र था प्रताप सिंह बारठ। तो राजस्थान का चंद्रशेखर है वो जोरावर सिंह बारठ को कहा जाता है। दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल आप छोड़ दीजिए, इसमें एक बार कंफ्यूज चल रहा है। अगला सवाल देखते हैं, सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी। सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी। कोटा थी, सिरोही, भरतपुर, करौली। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा करौली। सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली थी, जबकि पूर्ण शर्तों सहित पूछे तो आपका कोटा हो जाएगा। यानी पूर्ण शर्तों सहित सहायक संधि करने वाली राजस्थान की रियासत है वो कोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पीथल व पाथल किसने लिखी थी। पीथल व पाथल एक कविता है, ये किसने लिखी भाई, सरदार पटेल ने लिखी, सूर्यमल मिश्र ने लिखी, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी, या पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है पीतल व पाथल किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया ने पीतल व पाथल लिखी थी। पीतल किसे कहते हैं, पीतल कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को, और पाथल कहते हैं महाराणा प्रताप को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, शांताबाई जीवन कुटीर की स्थापना कब हुई थी। शांताबाई जीवन कुटीर की स्थापना कब हुई भाई, 1932 में, 1937 में, 1930 में, या 1935 में। शांताबाई जीवन कुटीर का वर्तमान में नाम है वो वनस्थली विद्यापीठ है। क्या है भाई, वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ है, उसकी स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में। कब हुई भाई, 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान का भामाशाह किसे कहते हैं। राजस्थान का भामाशाह पूछा गया है। 1857 की क्रांति का भामाशाह है वो दामोदर दास राठी को कहते हैं। सशस्त्र क्रांति का भामाशाह है वो दामोदर दास राठी को कहते हैं। 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद बांटिया को कहते हैं। जयपुर का आधुनिक निर्माता है मिर्जा इस्माइल है। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जमनालाल बजाज है, जिसे गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, और राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तांबा जिला किसे कहते हैं। ताम्रवती नगरी अलग है, तांबा जिला अलग है, ताम्र सभ्यता अलग है। ताम्र सभ्यताओं की जननी है वो गणेश्वर सभ्यता है, और तांबा जिला है वो झुंझुनू जिले को कहते हैं। और साथ ही ताम्रवती नगरी है वो आहड़ को कहा जाता है, आहड़ उदयपुर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहते हैं। जनरल डायर वो था जिसने जलियांवाला बाग में गोलीकांड किया था।
तो राजस्थान का जनरल डायर किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा छज्जू सिंह। क्या हो जाएगा भाई, छज्जू सिंह, जिसने निमोसना कांड अलवर में गोलियां बरसाई थी जहां बहुत सारे किसान शहीद हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे नवीन रियासत कौन सी है। राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी है, नवीन रियासत कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया था। पहला ऑप्शन है झालावाड़, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है कोटा और चौथा है मेवाड़। मेवाड़ दोस्तों सबसे प्राचीन रियासत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़, जो 1838 में बनी थी, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 57वां सवाल है साथियों, रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था। रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था। पहला है वीपी मेनन, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सरदार पटेल, चौथा है भीम सिंह। जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है, रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था। तो रियासती विभाग का अध्यक्ष है वो सरदार पटेल थे। कौन थे भाई, सरदार पटेल थे। और इसका सचिव है वो वीपी मेनन था। रियासती विभाग का सचिव पूछे तो वीपी मेनन, अध्यक्ष पूछे तो सरदार पटेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, लोहागढ़ दुर्ग को लोहागढ़ नाम किसने दिया था। भरतपुर का जो दुर्ग है उसे लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो उसको लोहागढ़ नाम किसने दिया। पहला है सूरजमल, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है लॉर्ड लेक, चौथा है शिवाजी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोहागढ़ दुर्ग को लोहागढ़ नाम है वो लॉर्ड लेक ने दिया था। ये एक अंग्रेज अधिकारी था, इसने लोहागढ़ दुर्ग पे आक्रमण किया था। भरतपुर दुर्ग पे ये जीत नहीं पाया, तो इसने कहा था कि दिस इज ए लोहागढ़। ये तो भाई लोहागढ़ है, लॉर्ड लेक ने कहा था। अगला सवाल है, आगे बढ़ते हैं। जयपुर को गुलाबी नगरी नाम किसने दिया। गुलाबी रंग किसने दिया वो नहीं पूछा गया है। हालांकि गुलाबी रंग है वो राम सिंह ने दिया था, लेकिन गुलाबी नगरी है वो जयपुर को सबसे पहले किसने कहा था वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.एच. हेडले। एडवर्ड पंचम के आगमन पर, सॉरी टी.एच. हेडले, भूल से कह दिया, स्टेनली रीड हो जाएगा इसका राइट आंसर। टी.एच. हेडले ने तो राजस्थान की आकृति बताई है। एडवर्ड पंचम के आगमन पर राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया और स्टेनली रीड ने इसे गुलाबी नगरी नाम दिया था। कहीं भी साथियों भूलवंश अगर मैं कोई आपको एक आध सवाल गलत बता दूं, हालांकि संभावना नहीं रहती है, फिर भी इतने सारे सवाल है, हो सकता है भूल से कोई सवाल का मैं गलत ऑप्शन आपको बता दूं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और खुद ही सुधारने का प्रयास करें। कहीं से बुक से भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास में एक आध सवाल गलत हो जाना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा 100 सवाल हुए हैं। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था भाई। हुरडा सम्मेलन कब हुआ भाई। मराठों को रोकने के लिए जो सम्मेलन हुआ था राजस्थान में, हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ था, हुरडा भीलवाड़ा में। तो ये कब हुआ, 1734 में हुआ। 17 जुलाई 17/7/1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था। मराठों को रोकने के लिए राजस्थान के सारे राजा हैं वो एकत्रित हुए थे। तो ये सारे अपने पूरे 100 सवाल हो गए हैं। अब वापस क्लास को स्टार्ट करते हैं 101वें सवाल से। तो 101वां सवाल देखते हैं। 101वां सवाल है, निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। हो सकता है आपके राज्य व्यवस्था है वो कोर्स में नहीं हो, लेकिन बहुत सारे एग्जाम है उनके लिए कामयाब हो सकती है। एक आध सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं है। तो निम्न में से किसका चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच का प्रत्यक्ष होता है, आपको पता है अपन खुद वोट देते हैं। साथ ही साथ विधायक का प्रत्यक्ष होता है, अपन वोट देते हैं। सांसद का भी प्रत्यक्ष होता है, लेकिन उप सरपंच का चुनाव है वो साथियों वार्ड पंच मिलके करते हैं और इसका हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। श्रीमती कुशाल सिंह, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या इनमें ये सभी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। राजस्थान की प्रथम महिला प्रेसिडेंट राज्यपाल कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की राष्ट्रपति भी रह चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य है। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य है, यानी कुल विधायक है वो 200 है। साथ ही साथ राजस्थान से संसद सदस्य है वो 35 चुन के जाते हैं। कितने भाई 35, 25 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है भाई। रंगनाथ जी का मंदिर किस जिले में है। पहला है अजमेर, दूसरा है पुष्कर, तीसरा है अलवर, चौथा है सीकर। जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है। रंगनाथ जी का मंदिर किस जिले में है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
क्या हो जाएगा भाई, चौथे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर। अजमेर में रंगनाथ जी का मंदिर है जहाँ रंगीन मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी 105वां क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, रुणेसा मेला किस लोक देवता से संबंधित है? तेजाजी महाराज से, हड़बू जी से, रामदेव जी से, बिग्गा जी से? जल्दी से आपको बताना है रुणेसा मेला किस लोक देवता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी से। किससे संबंधित है भाई? रामदेव जी से संबंधित है रुणेसा मेला। पोखरण जैसलमेर रामदेवरा में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे सवाल की ओर। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य है वो साथियों पुरुष करते हैं, और सर्वप्रथम ये नृत्य है वो भीलों ने प्रसिद्ध किया था। तो गैर नृत्य है वो किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली पर, जन्माष्टमी पर, होली पर या गणगौर पर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों होली पर। होली पर गैर नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है? यानी कौन से लोक देवता की फड़ है वो सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है? देवनारायण जी की, गोगा जी की, पाबू जी की, मेहा जी की? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी फड़ मानी जाती है और सबसे प्राचीन फड़ भी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बलिउ पोल्ट्री का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है? बलिउ पोल्ट्री का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है ये आपको बताना है। पहला है जयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा अलवर, चौथा भरतपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। बलिउ पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं भाई, पोथी खाना संग्रहालय किस जिले में स्थित है? पोथी खाना संग्रहालय कौन से जिले में है? पहला ऑप्शन है अजमेर में, दूसरा जयपुर में, तीसरा बीकानेर में, चौथा जालौर में? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है भाई, पोथी खाना संग्रहालय किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जिले में। पोथी खाना संग्रहालय है वो जयपुर जिले में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ मैं सारे सवालों की व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय है वो आपके पास बहुत कम है। अगला सवाल है, राजस्थान इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड, ओझा जी, अंबिका दत्त व्यास या मुणोत नैणसी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। भारत के इतिहास का पिता महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। इतिहास का पिता है वो हेरोडोट्स को कहा जाता है, जबकि राजस्थान के इतिहास का पिता है वो घोड़े वाला बाबा कर्नल टॉड को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राणा सांगा खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुए थे? राणा सांगा है मेवाड़ के महाराणा सांगा, वो खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुए थे? जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है। हुमायूं से, बाबर से, अकबर से, राणा प्रताप से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह बाबर से महाराणा सांगा है वो खानवा युद्ध 1527 में पराजित हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं साथियों, अलाउद्दीन ने किसे जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत के उस दुर्ग का नाम है वो खिजराबाद रखा था? पहला है जालौर, दूसरा है सिवाना, तीसरा है चित्तौड़ और चौथा है बाड़मेर? जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है भाई, खिजराबाद नाम है वो किस दुर्ग का रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़ दुर्ग का। कब जीता भाई? 1303 में। 1303 में इसका नाम खिजराबाद कर दिया और इसका प्रशासक है वो अपने पुत्र खिज्र खां को बना दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ? तराइन के दो युद्ध हुए थे, प्रथम और द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुए थे। तो आपको पता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 को कब हुआ? 1191 को पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तनोट देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तनोट देवी का मंदिर भाई किस स्थान पे है? आबू, जोधपुर, जैसलमेर, पाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनोट देवी का मंदिर है जैसलमेर में है, जिसे रुमाल वाली देवी कहते हैं, सैनिकों की देवी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। तो तनोट जैसलमेर में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है भाई? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, जनगण मन, वंदे मातरम, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, जिसको सर्वप्रथम अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था, जो बीकानेर की मांड गायिका थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु या निर्वाण किस स्थान पे हुआ था? यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी, उनका मृत्यु है, उनकी मृत्यु किस स्थान पे हुई? कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अजमेर में। स्वामी दयानंद सरस्वती को जोधपुर में कांच पिला दिया गया था दूध के साथ नन्ही जान वैश्या के द्वारा, लेकिन इनकी मृत्यु है वो जोधपुर से चलकर अजमेर जाने पर हुई थी 10 दिनों के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अरबी फारसी शोध संस्थान किस जिले में है?
अरबी फांसी शोध संस्थान राजस्थान के किस जिले में है? बीकानेर, टोंक, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के टोंक जिले में अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव किस स्थान पे मनाया जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जल्दी से आपको बताना है ऊंट महोत्सव किस स्थान पे मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ मनाया जाता है भाई? ऊंट महोत्सव है बीकानेर में मनाया जाता है। चलिए, ऊंट के खालों पर जो उस्ता कला बनाई जाती है वो भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। वृहद राजस्थान यानी चतुर्थ चरण के राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? राजस्थान के एकीकरण के समय चौथा चरण बना था वृहद राजस्थान। कौन सा बना? चौथा चरण बना वृहद राजस्थान, जिसमें जेजेजेबी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 रियासतों को मिलाया गया था। तो इसमें हीरालाल शास्त्री है वो प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने भाई? हीरालाल शास्त्री है वो प्रधानमंत्री बने थे। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक ही आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? एक ही आंदोलन है वो किस स्थान से शुरू हुआ? पहला है कपासन, दूसरा है मातृकुंडिया, तीसरा है बदनों और चौथा है देशनोक। जल्दी से बताना है भाई, क्लास में एंड तक बने रहना है, पूरा मजा आएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है। जो भी नए साथी जुड़े हैं उनकी सुविधा अनुसार बता दूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ क्या है, आपको कोई सवाल है वो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक भी क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृकुंडिया सित्तौड़ से एक ही आंदोलन 1921 में मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 21वां सवाल देखते हैं। भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गमेती, दूसरा चिमाता, तीसरा है वालरा। तो आपको जल्दी से बताना है भीलों के गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? तो वो गमेती कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल दोस्तों किस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेरी, जैसलमेरी, किशनगढ़ी, अलवरी। जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है, मूमल है वो किस चित्र शैली का चित्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। मूमल जैसलमेर की राजकुमारी थी, आपको बताया, तो जैसलमेरी चित्र शैली का प्रमुख चित्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रावण हत्था में 9 तार होते हैं, ये एक है किस प्रकार का वाद्य है भाई? सुशीर वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य है, घन वाद्य है, ताल वाद्य है। रावण हत्था में 9 तार होते हैं, स्पष्ट बताया गया है। यानी तार जिसमें होते हैं वो तत्व वाद्य होता है, जिसमें धातु होता है वो घन वाद्य होता है, जो फूंक दे के बजाया जाता है, आवाज से बजाया जाता है वो सुशीर होता है, और ताल वाद्य यंत्र होता ही नहीं है, अवनद्ध वाद्य यंत्र होता है जो समड़े से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान में नौकरशाही संगठन का प्रमुख कौन होता है? राजस्थान में नौकरशाही संगठन का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, कार्मिक सचिव होता है, गृह सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है, राजस्थान में नौकरशाही संगठन का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 25वां सवाल देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत किस योजना से प्राप्त होती है? यानी जल से जो विद्युत बनती है वो राजस्थान की किस योजना से सर्वाधिक प्राप्त होती है? बाकड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, माई परियोजना, सतपुड़ा शक्ति गृह। जल्दी से आपको बताना है, इसका राइट आंसर है राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत कौन सी योजना से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यास परियोजना। और कितनी मिलती है? 428। कितनी मिलती है? 428 मेगावाट ऊर्जा है वो राजस्थान को विद्युत मिलती है व्यास परियोजना से, जो सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राजस्थान यानी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती है? किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, मुख्य सचिव में होती है, विधानसभा अध्यक्ष में होती है, या नेता प्रतिपक्ष में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ होती है वो राज्यपाल प्रेसिडेंट में निहित होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सुमेलित कीजिए, यानी आपको सुमेलित करना है, लेकिन ये प्रश्न है वो कोड है वो नीचे आ जाएंगे, तो मैं आपको सही सही है वो बता देता हूँ। बाकी इस प्रकार के प्रश्न है वो आपके एग्जाम में एक आध जरूर पूछे जाएंगे, आपको इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। हड़बू जी का जन्म है वो कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। मैया जी का जन्म कहाँ हुआ, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये बिल्कुल सही सही लिखे गए हैं। हड़बू जी का जन्म बेंगी में हुआ, बेंगटी में हुआ, फड़ौदी जोधपुर में। मैया जी का जन्म बापणी जोधपुर में हुआ। रामदेव जी का जन्म, यानी रामदेव जी रुणेसा रामदेवरा से संबंधित है, इनका जन्म तो बाड़मेर में हुआ है। देवनारायण जी है वो अनसिंध भीलवाड़ा से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर 1 2 3 4 इस प्रकार से लगातार है वो हो जाएगा कोड वर्ड के रूप में आप देखोगे तब।
चलिए ये इसका राइट आंसर है वो पहला हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी लगातार बड़ा ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दद्रेवा एवं गोगामेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है? दद्रेवा, चूरू और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ किस लोक देवता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका गोगा जी, दूसरा है तेजा जी, तीसरा मलिनाथ जी, चौथा बिग्गा जी। जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोगा जी महाराज है, जिसे शीर्ष मेड़ी एवं धुर मेड़ी कहते हैं। गोगा जी महाराज से संबंधित है दद्रेवा एवं गोगामेड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीर्थों का भांजा अर्थात मस्कुंड तीर्थ कहाँ है? एक सवाल है भाई, तीर्थों का भांजा और दूसरा है तीर्थों का मामा। तो तीर्थों का मामा किसे कहते हैं और तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थों का भांजा मस्कुंड को कहते हैं, जो धौलपुर जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीर्थों का मामा है वो साथियों पुष्कर में है। पुष्कर को कहते हैं, पुष्कर अजमेर जिले में है। तो तीर्थों का भांजा मस्कुंड धौलपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बसंत पंचमी का त्यौहार है वो किस महीने में आता है? बसंत पंचमी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? पहला है चैत्र, दूसरा है माघ, तीसरा है फाल्गुन, चौथा है श्रावण। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। बसंत पंचमी का त्यौहार किस महीने में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन माँ सरस्वती यानी शारदे की पूजा की जाती है, जो हम सबकी आराध्य देवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राखड़ी यानी रखड़ी नामक आभूषण किससे संबंधित है? रखड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कान में, गले में, सिर में। जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है। रखड़ी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिर। क्या हो जाएगा भाई? सिर, यानी रखड़ी है वो माथे पे, ललाट पे बांधी जाती है। सिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पार्वती नदी राजस्थान के किस जिले में मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है? यानी मध्य प्रदेश की एक नदी है पार्वती नदी, वो राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है? भीलवाड़ा, बारां, जयपुर या फिर बांसवाड़ा। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारां जिला। बारां जिले का एक स्थान है किशनगंज। क्या है भाई? किशनगंज। एक है किशनगढ़ और एक है किशनगंज। किशनगंज है वो बारां में है, किशनगढ़ अजमेर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारां जिले में है, और किशनगंज है वो इस नदी के तट पे है। बारां जिले से पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो संबल की सहायक नदी है, मैंने आपको बताया था पहले। चलिए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। शेर राजस्थान में द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है जो स्थित है? चेर है वो राजस्थान में द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है, जो किस जिले में स्थित है? पहला है उदयपुर, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है सिरोही और चौथा है अजमेर। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो शेर सिरोही में है। कहाँ है भाई? 1597 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी है? 1597 मीटर ऊंचाई है। जो शेर चोटी है वो राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी है, सिरोही जिले में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। किस झील को ढेबर झील कहा जाता है? कौन सी झील को ढेबर झील कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राजसमंद, दूसरा है पिसूला, तीसरा फतेह सागर और चौथा है जय समंद। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। कौन सी झील को ढेबर झील कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना जय समंद झील, उदयपुर। क्या है भाई? जय समंद झील है उदयपुर की, उसे ढेबर झील कहा जाता है। गोमती नदी निकलती है ढेबर दर्रे से, इसी वजह से इसे ढेबर झील कहा जाता है। अगला सवाल है। ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं भाई? ग्रेनाइट नगरी किसे कहा जाता है? राजसमंद को, जयपुर को, दौसा को और चौथा ऑप्शन है जालोर को। जल्दी से आपको बताना है ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर जिले को ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर प्रदेश की सीमा से राजस्थान के कितने जिले मिलते हैं? उत्तर प्रदेश की सीमा से राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? 1 2 4 10। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जिले हैं। और 2 जिले कौन कौन से है भाई? आपको पता होना चाहिए, भरतपुर और धौलपुर। क्या है भाई? भरतपुर और धौलपुर है, उन 2 जिलों की सीमा है वो उत्तर प्रदेश से। मथुरा और आगरा 2 जिलों से लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। असंगत बताइए। असंगत बताना है, यानी आपको कौन सा है वो संगत नहीं है, सही नहीं है, वो बताना है। लूणी नदी है, लूणी की सहायक नदी जोजड़ी है, बिल्कुल सही है। माई की सहायक नदी साबरमती नहीं है। संबल की सहायक नदी बनास है, बनास की सहायक नदी बेड़च है, बिल्कुल ये है वो असंगत हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर है। माई नदी की सहायक नदियां हैं अन्नास है, मोरेल है, साप है, वो हो जाएगी साबरमती नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गंग नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? गंग नहर का उद्गम स्थल कौन सा है भाई? पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है हुसैनीवाला, चौथा है कालका। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। गंग नहर का उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुसैनीवाला, पंजाब। हुसैनीवाला कहाँ है भाई? पंजाब में है, लेकिन परफेक्ट स्थान पूछा गया है तो आपको पहले स्थान ही राइट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को आप एक बार छोड़ दीजिए, ये सवाल है थोड़ा
अटपटा सा है, इसका क्वेश्चन है वो सही नहीं बैठ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और। सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले से है? राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, उसमें से सर्वाधिक 8 सीटों वाला विधानसभा है वो जयपुर क्षेत्र हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है जयपुर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है? यानी भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, यानी जो यहाँ का मानसून है दक्षिण पश्चिम का, वो किस राज्य में प्रवेश करता है? तो सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। अगर आपसे ऐसे पूछे जाए कि भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम का मानसून कहाँ आता है, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। जबकि अगर आपको राज्य पूछा जाता है तो राज्य में आपको केरल करना है। चलिए केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रेत का तीतर या बटबड़, क्या कहते हैं इसको? बटबड़ भी कहते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। बटबड़ है या रेत का तीतर है वो किस अभयारण्य में मिलता है? गजनेर में, केवलादेव में, रणथंभौर में, सीता माता में। जल्दी से आपको बताना है। तो रणथंभौर में शेर है और साथ ही सॉरी बाघ है, शेर तो नहीं है, बाघ है। केवलादेव में पक्षी है, साइबेरियन सारस है। सीता माता में उड़न गिलहरी मिलती है और गजनेर अभयारण्य में रेत का तीतर या बटबड़ पाया जाता है। गजनेर कहाँ है भाई? बीकानेर में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी मुगलों द्वारा सर्वप्रथम मुद्रा छापने की जो टकसाल होती है वो कहाँ स्थापित की? आमेर, अजमेर, नागौर, जयपुर। जल्दी से आपको इसका राइट आंसर बताना है। मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल है वो कहाँ स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर, जयपुर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना किस जिले में खोला गया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट किस जिले में उत्पादित की गई, बनाई गई? पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है बूंदी, तीसरा है झालावाड़, चौथा है करौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 बूंदी। बूंदी का एक स्थान है लाखेरी। क्या है भाई? लाखेरी है। लाखेरी बूंदी में 1915 में सीमेंट का कारखाना खोला गया, जिसमें 1917 से सीमेंट उत्पादित करनी प्रारंभ हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स SMT कहाँ है? पहले भी सवाल आ चुका है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कहाँ है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, जो चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से संस्थापित है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा है? जालोर, कोटा, सीकर, हनुमानगढ़। जल्दी से आपको बताना है राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। सुंदा माता जालोर। क्या है भाई? सुंदा माता जालोर में राजस्थान का प्रथम रोपवे है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से उर्वरक खनिज कौन सा है? पहला है जिप्सम, दूसरा रॉक फॉस्फेट, तीसरा है पायराजाइट या पाइराइट, चौथा है उपयुक्त सभी। निम्न में से उर्वरक खनिज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे उर्वरक खनिज में आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है? किस गाय की नस्ल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है गायों की, जो लगभग पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गरीब की गाय किसे कहते हैं भाई? गरीब की गाय है वो कौन कहलाती है? गाय कहलाती है, बकरी कहलाती है, भेड़ कहलाती है, भैंस कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी, जिसे चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं। चलता फिरता फ्रिज या गरीब की गाय कहा जाता है। बहुत सस्ती होती है बकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जल्दी से आपको बताना है। कोणागांव होगा, बोरकुंड होगा, हिंदुमल कोट होगा या सागढ़ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरकुंडा बांसवाड़ा। दक्षिण में जो बिंदु है वो बोरकुंडा बांसवाड़ा है सबसे दक्षिण में। उत्तर में कोणागांव है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। बलवंत विलास के रचयिता कौन है? बलवंत विलास के रचयिता कौन है? जल्दी से आपको इसका राइट आंसर बताना है। कर्नल टॉड है, कर्णिदान है, सूर्यमल मिश्रण है, चंद्र बरदाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण है, जिन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत विलास के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है, जो बूंदी के राज्य कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर्नल टॉड ने, ये इस सवाल को आप एक बार छोड़ दीजिए, 2-4 सवाल है वो कन्फर्म नहीं है, कन्फ्यूज वाले हैं, तो मैं भी आपको नहीं बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनाया भाई? कनकावती ने बनाया। कनकावती कौन थी? मानसिंह की रानी थी। तो कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर है वो कहाँ बनाया? आमेर में बनाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव एवं स्वयं को उनका
दीवान मानते हैं, इनका मंदिर कहाँ है? तो आपको जल्दी से बताना है। एकलिंग जी का मंदिर किस जिले में है? पहला है उदयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जोधपुर और चौथा कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है, जो मेवाड़ के वास्तविक राजा माने जाते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस क्लास को जो लास्ट तक देखेगा, मैं कहता हूँ लैब असिस्टेंट में उसके कम से कम 10 सवाल है वो जीके के ज़रूर सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वां सवाल है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहला है अजमेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है उदयपुर, चौथा है जोधपुर। जल्दी से बताना है पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है वो किस जिले में है? जल्दी से आपको इसका राइट आंसर भाई बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 155वें सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है वो जोधपुर में है। इसे मान प्रकाश पुस्तकालय भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य, ढोल एक अवनद्य वाद्य यंत्र है साथियों। तो ढोल नृत्य है या घूमर नृत्य, ढोल पे जो घूमर नृत्य किया जाता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर का। अब आप कहोगे सर ढोल तो हमारे इधर भी होता है। अरे तो कोई जालोर फिक्स थोड़ा ही, ये तो ऐसे ही माना गया सवालों में। बाकी ढोल है वो बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर यानी पश्चिमी राजस्थान में ढोल नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पणियारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है, ये किया जाता है, यानी पणियारी नृत्य है वो कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। कंजर जाति, कालबेलिया जाति, भीलों के द्वारा या ग्रासियों द्वारा। जल्दी से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालबेलिया जनजाति द्वारा पणियारी नृत्य किया जाता है। तो चलिए भाई आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है, यानी धातु से बना हुआ है और बजाया जाता है? पहला ऑप्शन है मजीरा, दूसरा है आपका झांझ, तीसरा है करताल और चौथा है ये सभी। तो घन वाद्य यंत्र है जो धातु से बजाए जाते हैं। मंजीरा बिल्कुल घन वाद्य यंत्र है, झांझ, करताल सारे ये सभी है वो बिल्कुल घन वाद्य यंत्र है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है? देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंतर वाद्य यंत्र है वो देवनारायण जी की फड़ में यूज लिया जाता है, जो एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रक्षाबंधन का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? पिछली बार रीट के एग्जाम में आया है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो भाद्रपद में होता है, श्रावण में होता है, वैशाख में होता है, ज्येष्ठ में होता है। जल्दी से मेरे सारे भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। जिस भी काले काड़की ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो सारे काले काड़की एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे भाई। पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। 500 प्रश्नों की पूरी क्लास मैंने आपके लिए तैयार की है। एक क्लास आपकी 25 जून को होने वाली है जो इंडिया जीके की होगी, तो निश्चिंत रहिए इंडिया जीके वाले बंदे भी। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो श्रावण पूर्णिमा को कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक भोजन क्या कहलाता है? सामूहिक भोजन क्या कहलाता है? रियाण कहलाता है, पावणा कहलाता है, बडार कहलाता है, गोना कहलाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बडार। सामूहिक भोजन को क्या कहते हैं भाई? बडार कहते हैं। गोना किसे कहते हैं? जो उपहार मिलते हैं उसे गोना कहते हैं। पावणा कौन होते हैं? जो वर पक्ष के लोग होते हैं उसे पावणा कहते हैं। रियाण क्या होती है? जो लोग सामूहिक रूप से बैठते हैं उसे रियाण या रेवण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हालरो नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हालरो नामक आभूषण किस स्थान पे पहना जाता है? पहला है सिर पे, दूसरा है नाक पे, तीसरा गले पे, चौथा कान पे। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो हालरा है वो गले पे पहना जाता है, चौथा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालरा या झालरा है वो गले में पहना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? पाबू जी को, तेजा जी को, हड़बू जी को, गोगा जी को? जल्दी से आपको बताना है जार पीर है वो किस लोक देवता को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी महाराज को जार पीर कहा जाता है। जो उपाधि दी थी वो महमूद गजनवी ने दी थी, इनके साथ इनका युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा महाराव कौन थे? यानी 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह था, मान सिंह था, स्वरूप सिंह था या भीम सिंह था? जल्दी से इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह सेकंड। इस समय
कोटा के महाराव थे राम सिंह सेकंड, जिसको क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया था और इनका नाम है वो महात्मा गांधी की हत्या में भी आया था, यानी कि इनके ऊपर दोष है कि इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? करौली, अलवर, कोटा, बूंदी, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी और हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित थे पंडित नैनूराम शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान कब किया, आपको पता होना चाहिए। 1303 में किया, तो उस समय वहाँ का शासक था साथियों रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह था। और इसको हरा के इस रतन सिंह ने वीर गति को प्राप्त हुए और पद्मनी ने जोर किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था और प्रशासक अपने पुत्र खिजर खां को बना दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानड़ देव कहाँ का शासक था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कानड़ देव कहाँ का शासक था? जोधपुर का, जालोर का, जयपुर का, बीकानेर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1311 में ये जालोर का शासक था कानड़ देव चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? किसान आंदोलन का जनक केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, हरिदेव जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम था भूप सिंह गुज्जर और ये यूपी के रहने वाले थे, मूल निवासी थे यूपी के। इनका मूल नाम था भूप सिंह गुज्जर। तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है विजय सिंह पथिक को माना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने वाले विद्वान कौन थे? किशनगढ़ चित्रकला शैली है वो अजमेर से संबंधित है, तो इस चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? एरिक डिक्सन, कैप्टन बर्ट कनिंगम, दयाराम सानी। और इसका प्रसिद्ध चित्र है वो था बणी ठणी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने ये सवाल शामिल किया है। तो बणी ठणी है उसको एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिक डिक्सन। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो एरिक डिक्सन को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। साहिबराम नामक चित्रकार आदमकद चित्र बनाता था, ये किस शैली से संबंधित था? साहिबराम नामक चित्रकार है वो आदमकद चित्र बनाता था और ये किस शैली से संबंधित था? अजमेर शैली, जयपुर शैली, नागौर शैली, जैसलमेर शैली। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर शैली हो जाएगा। इसने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। स्वाई ईश्वरी सिंह है, जयपुर के शासक थे, तो ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र है वो साहिबराम ने बनाया था। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बूंदी चित्रकला शैली से हमें राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक रूप देखने को मिलता है। इस शैली में असंगत है, यानी कौन सी विशेषता है वो बूंदी चित्र शैली से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र मूमल है। इस शैली में पशु पक्षियों की बहुलता से चित्रण किया गया है, बिल्कुल सही है। यह शैली भित्ति क्षेत्रों के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही है। राजा उमेद सिंह ने एक चित्रशाला का निर्माण कराया, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन मूमल है वो जैसलमेर चित्रशैली की विशेषता है, इसलिए पहला इसका सही हो जाएगा, यह असंगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जग निवास एवं जग मंदिर महल किस शहर की शोभा बढ़ाते हैं? जग निवास बनाया था जगत सिंह ने और जग मंदिर बनाया था जगत सिंह सेकंड ने। तो जग निवास एवं जग मंदिर किस शहर की शोभा बढ़ाते हैं? जयपुर, अजमेर, अलवर या फिर चौथा है उदयपुर। जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है। जग निवास एवं जग महल किसकी शोभा बढ़ाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर है। उदयपुर में है पिछुला झील के तट पे जग मंदिर, जग निवास और जगत मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सी रचना दलपति विजय की है? दलपति विजय ने कौन सी रचना रची थी? पग फेरो, खुमाण रासो, केर प्रकाश, पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय है वो जयानक ने लिखी थी और खुमाण रासो है वो दलपति विजय ने लिखी थी। इसका आपको याद करने का एक ट्रिक है, खुद। क्या है भाई? खुद। खू से खुमाण रासो और द से दलपत विजय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज तेल में डालकर और आग जलाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है? मटका सिर पे रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना है। कौन से नृत्य में महिलाओं द्वारा कपास के बीज मटके में डाल के नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरी नृत्य। यह कौन करता है? गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। इससे संबंधित मुख्य महिला है वो फलकू बाई है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। संगत बताइए। अग्नि नृत्य कहाँ का है भाई? भरतपुर का है? नहीं है, बिल्कुल बीकानेर का है। गंवरी नृत्य कहाँ है? गंगानगर का है? बिल्कुल गलत है, मेवाड़ का है। वालर नृत्य कहाँ का है? धौलपुर का है? नहीं है भाई, सिरोही का है। तो संगत क्या है? बिंदोरी है वो झालावाड़ का है, शादी के समय किया जाता है, बिल्कुल सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
करमेती नामक महिला के पति को सर्प खा गया और वह सती हो गई, जो प्रसिद्ध हुई। यानी करमेती है वो किसके बचपन का नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायणी माता, जिसे सती दादी भी कहते हैं, जिनका मंदिर झुंझुनू में है। तो इसका राइट आंसर करमेती माता है, झुंझुनू में नारायणी माता, सती माता भी कहते हैं, सती दादी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शीतला माता बच्चों की संरक्षिका देवी कहलाती है, इनसे संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनका वाहन गधा है, बिल्कुल है। इनका दीपक मिट्टी की कटोरियां हैं, बिल्कुल है। इनका पुजारी कुमार होता है, बिल्कुल होता है। इनका मंदिर हनुमानगढ़ में, ये गलत है। शीतला माता का मंदिर साक्षू जयपुर में है। कहाँ है भाई, साक्षू जयपुर में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अहिरवाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। अहिरवाटी बोली है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवात में अलवर आ जाएगा, भरतपुर आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, ये मेवात क्षेत्र के जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थापित है। जोधपुर में है, अजमेर में है, जयपुर में है, अलवर में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में खंडपीठ है, और मुख्य हाईकोर्ट है वो जोधपुर में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80वें सवाल की ओर। राजस्थान में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर जिला भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर नगर की स्थापना कब की गई थी। जयपुर राज्य की स्थापना जयपुर की स्थापना है वो कब की गई थी, तो 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह ने की थी। किसने की भाई, स्वाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना विद्याधर भट्टाचार्य की अध्यक्षता में 18 नवंबर 1727 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीपंत किसका प्राचीन नाम था। श्रीपंत है वो किसका प्राचीन नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना भरतपुर का। बयाना भरतपुर का एक स्थान है, उसका प्राचीन नाम है वो श्रीपंत था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान के क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.41%, यानी लगभग 11%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राज्य में सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो राज्य की सबसे ऊंची झील है वो नक्की झील हो जाएगी, जो किस जिले में है, सिरोही जिले में है। इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। ये ज्वालामुखी की झील है, देवताओं के नाखूनों से खोदी हुई झील भी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। पहले तो राजस्थान के जिलों की जनसंख्या आकार यानी कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या है वो किस जिले में पाई जाती है, इस प्रकार से आपको क्रम पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में पाई जाती है, लेकिन जयपुर ऑप्शन में नहीं है, तो आपको उससे आगे वाला स्टार्ट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर, चौथा नागौर और पांचवा उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास हो जाएगी, जो खमनौर उदयपुर से निकलती है और रामेश्वर सवाई माधोपुर में यानी राजस्थान से निकल के राजस्थान में विलीन हो जाती है, वो बनास नदी हो जाएगी। चंबल नदी है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है, यानी सर्वाधिक मात्रा में सतही जल किस नदी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबल नदी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 0 से 6 वर्ष की आयु यानी बाल लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है, 926, 1012, 1805, 888। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 888, राइट है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गोवंश और जिला दिया गया है, सुमेलित करना है आपको। पहला है राठी, बाड़मेर, थार पारकर, बीकानेर, गिर, जालोर, कांकरेज, अजमेर। तो सारे कूट वाले क्वेश्चन है वो साथ में नहीं आएंगे, तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। थार पारकर है वो बाड़मेर में पाई जाती है, राठी है वो बीकानेर में पाई जाती है, गिर है वो अजमेर में है, और कांकरेज है वो जालोर में है। अब आप कहोगे सर थार पारकर क्या केवल बाड़मेर में ही है, अरे ऐसी थोड़ी ये गायें हैं, कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो बीकानेर बाड़मेर के आसपास थार पारकर है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, राठी भी यहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपका सुमेलित हो जाएगा, इसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई, तो रणथंभौर हो जाएगा, 1973 में शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मिट्टी की क्षारीयता दूर की जाती है। मिट्टी की क्षारीयता यानी पीएच मान होता है मिट्टी का, वो अगर 7 से अधिक हो जाता है तो मिट्टी है वो क्षारीय गुणों से युक्त हो जाती है, 7 से कम होता है तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो क्षारीय मिट्टी को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल देखते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय किस जिले में है, यानी किस स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा, देबारी उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नीमला रायसेला क्षेत्र में लोहा अयस्क निकाला जाता है, ये कहाँ है। नीमला रायसेला, मैंने आपको पहले मोरिजा बनेला पढ़ाया था, वो तो था जयपुर में, और नीमला रायसेला है वो आपके दौसा में हो जाएगा, जहाँ से लोहा निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है। तो बाजरा है, मक्का है, उड़द है, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस जिले में सबसे कम पशु संपदा है। तो सबसे कम पशु संपदा धौलपुर में है, सबसे ज़्यादा पशु संपदा बाड़मेर जिले में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं अपना। चलिए अगला सवाल है, किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंच देवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। कौन सी देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंच देवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीला देवी। क्या हो जाएगा, शीला देवी, जिसका मंदिर आमेर जयपुर में है। कहाँ है भाई, आमेर जयपुर में है। ये मान सिंह की कुल देवी मानी जाती है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरिया बाबा या गौतमेश्वर, जिनका प्रसिद्ध मंदिर है वो हरनौद प्रतापगढ़ में है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरिया बाबा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कीका किसके बचपन का नाम था। कीका या गीगा, क्या है भाई, बचपन में क्या कहते हैं, छोटे बालक को कीका या गीगा कहते हैं। तो ये किसके बचपन का नाम था। तो ये महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था, और महाराणा प्रताप को भील है वो छोटी अवस्था में कीका या गीगा के नाम से प्यार से पुकारते थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं। तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गग्गर नदी के तट पे है। चलिए इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, इसका उत्खनन किसने किया वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी, ये 12 नहीं है, यहाँ ये सभी है। तो मत्स्य संघ में शामिल रियासतें अलवर थी, करौली थी, भरतपुर थी और धौलपुर था। क्या था, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यानी ये चारों रियासतें शामिल थी। चलिए तो ये थे आज के 200 क्वेश्चन। अगली क्लास में अपन 200 क्वेश्चन और देखने वाले हैं, और उसके बाद में एक क्लास आपके 100 प्रश्नों की होगी, क्योंकि सारी क्लास है एक साथ अपलोड नहीं हो सकती है, इसी वजह से टुकड़ों में बांटी है। पूरे आपके 1000 सवाल आपको करवाए जाएंगे 20 से लेके 25 जून तक। 25 जून को फिर से आपके 500 प्रश्नों वाली सीरीज है वो वापस स्टार्ट होगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास कैसी लगी शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।